हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ भारत और समकालीन विश्व का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नेम आप देखो, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से में प्रश्न 1 है। देखो, स्पष्ट कीजिए कि जो घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है और इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। अब देखो, घुमंतु जो समुदाय होते थे, घुमंतु चरवाहा भी बोलते हैं हम उन्हें, तो इसका आप मतलब आप समझे क्या। वो क्या करते हैं, एक जगह पर रहते हैं, कुछ महीने कुछ साल रहते हैं, फिर वहां से चेंज करके दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां से चेंज करके दूसरी, मतलब उनका एकदम ठिकाना नहीं होता। ठीक है, कुछ महीने वो इधर रहते हैं, कुछ महीने वो दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो, घुमंतु समुदाय या खानाबदोश वे लोग हैं जो क्या करते हैं, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, अपितु अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि उनका जीवन मुख्यतः उनके पशुओं पर आधारित होता है। ठीक है, जो उनके पास भेड़ होते हैं बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ष, ठीक है, किसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी और चारा उपलब्ध नहीं हो सकता था। ठीक है, अब आप देखो, कहीं पर आप रहते हो, अगर वहाँ पे चरा रहे हो अपने गाय भैंसों को, भेड़ों को, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर चारा और खाना पानी सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही खत्म होता है उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए वो अपने पशुओं के लिए पानी और चारा खोजने के लिए उन्हें अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जब तक एक स्थान पर चारागाह उपलब्ध, देखो आप, चारागाह उपलब्ध रहती है, ठीक है, तब तक वे उस स्थान पर रहते हैं। उसके बाद वे नए क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, और उनका निरंतर आवागमन निम्नलिखित कारणों से लाभदायक होता है। अब किस तरह से लाभदायक होता है, देखो यह चारागाहों को पुनः हरा भरा होने और उसके अति चारण से बचाने में सहायता करता है। अब देखो, जो चारागाह अब जहाँ से वो छोड़कर चले जाएंगे, फिर वहाँ पर क्या होगा, वो दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, उसका अतिचारण नहीं होगा। अतिचारण यानी कि गाय भैंस को जब वहीं पे तुम चराओगे, एक टाइम ऐसा आएगा उसके जड़े तक खा जाएंगे। ठीक है, और दोबारा वहाँ पर उगेगा नहीं, क्योंकि चारागाह अतिचारण एवं लंबे प्रयोग के कारण बंजर बन जाती हैं। ठीक है, फिर देखो, ख है यहाँ पर, यह विभिन्न क्षेत्रों की चारागाहों के प्रभावशाली प्रयोग में सहायता करता है। अब यह क्या करता है, खानाबदोश कबीलों को बहुत से काम जैसे कि खेती, व्यापार एवं पशुपालन करने का अवसर प्रदान करता है। जगह जगह पर वो जाएंगे, वहाँ उनको नई उपजाऊ भूमि मिलेगी। ठीक है, और उनके पशु मृदा को खाद, ठीक है, उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। अब जो उनके पशु होते हैं, जो पशु मतलब जो मल मूत्र निकालते हैं, वो सब चीज़ें उसका क्या करते हैं, वो खाद बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर प्रश्न 2 है आपके पास। देखो, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए और यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा था। तो देखो, कुछ पॉइंट्स आपको दिए यहाँ पर। ठीक है, प्रतिभूमि नियमावली, इसके तहत क्या हुआ। देखो, अब यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं आपको थोड़ा लॉन्ग वे में दिए हैं। ठीक है, यानी कि डिटेल में आपको बता रखे। अब आखिर बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, आप भी 9th में आ गए होंगे, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट मारते हैं। ठीक है, आंसर्स को। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर डिटेल में आपको समझाया गया है कि वो है क्या। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पर शॉर्ट करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रतिभूमि नियमावली। ठीक है, अंग्रेज सरकार चरगाहों के खेती की जमीन को यहाँ पर आप देखो अनुत्पादक मानती थी। अब जो अंग्रेज सरकार थी, वो चारगाहों की जो खेती की जमीन होती थी उसको क्या बोलते हैं, अनुत्पादक मानती थी। यदि वह भूमि जुताई योग्य कृषि भूमि में बदली जाए तो खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय और बढ़ोतरी हो सकती थी। अब उनका क्या हुआ, अब जब वो जो जितनी भी भूमि है जहाँ पर चारगाह है, उन सबको अगर वो खेती में बदल देंगे, ठीक है, जहाँ पर वो फसल उगाएं, तो उससे क्या होगी, सरकार की आय भी बढ़ेगी। और इसके साथ ही इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं एवं अन्य जो खेती हर चीज़ें होती हैं उनके उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसकी इंग्लैंड में बहुत अधिक जरूरत होती थी। अब देखो, सभी चारगाहों को अंग्रेज सरकार प्रतिभूमि मानती थी। ठीक है, क्योंकि उससे उन्हें कोई लगाना नहीं मिलता था। प्रतिभूमि यानी कि जहां से उनको कोई फायदा नहीं होता था, एक तरह से मान के चलो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। ठीक है, और इन नियमों को सहायता से सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने अधिकार में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी थी। ठीक है, जो गैर खेतीहर जमीन थी, जहाँ पर कुछ नहीं होता था, जो किसी की नहीं थी, उसको वो किसी लोगों को देने लगी। ठीक है, कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी और फिर इन लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई कि ऐसी भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, और इनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर देखो, इस नई जमीन पर
बसे गांव का मुखिया बना दिया गया, ठीक है। और इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन जो थी वो चारगाहों की थी, ठीक है। चारगाह वहाँ पर चराते थे अपने गाय भैंसों को, ठीक है, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। और इस तरह खेती के फैलाव से चारगाह सिमटने लगे। अब ठीक है, सब जगह खेती फैला दी उन्होंने, जहाँ पर चारगाह थे तो अब चारगाहों के लिए मतलब जो चरवाहे थे उनके लिए अपनी, अब देखो यहाँ चरवाह और चारागाह इनमें आप अंतर देखना, ठीक है। चरवाहे वो होते हैं, वो लोग होते हैं, ठीक है, घुमंतु लोगों को ही चारवाहे कहते हैं, ठीक है। और जो चारगाह है वो क्या है, जहाँ पर उनके गाय भैंस भेड़ बकरियां चरते हैं, ठीक है, वो मैदान, उसको चारागाह बोलते हैं, ठीक है। चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखो वन अधिनियम, तो देखो 19वीं सदी के मध्य तक अलग अलग प्रांतों में विभिन्न वन अधिनियम बनाए गए, ठीक है। और जिसके अनुसार जंगलों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया। अब देखो आरक्षित वन क्या होते थे, कुछ जंगल जो वाणिज्यिक रूप से कीमती लकड़ी जैसे देवदार एवं साल के पेड़ पैदा करते थे उन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया और चारवाहों का इन जंगलों में प्रवेश वर्जित था, ठीक है। आरक्षित वन आप ध्यान रखना, जहाँ पर क्या होती थी, कीमती लकड़ियां उगाई जाती थी, ठीक है, होती थी मतलब एक तरह से, जैसे कि देवदार हो गया, साल हो गया, इनके वहां पर चारवाहों को मना कर दिया जाने से, ठीक है। अब देखो संरक्षित वन क्या थे, इन वनों में चरवाहों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत से प्रतिबंध लगे हुए थे। चरवाहों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। जो चारवाहे होते थे उनको अपनी मतलब जो जानवर थे उनके भेड़ बकरियां थे उनको ले जाने के लिए उनको पहले अनुमति लेनी पड़ती थी सरकार से। और सरकार ने इस नियमों को इसलिए लागू किया क्योंकि यह सोचती थी कि इनके पशु वन की जमीन को पर जो मौजूद छोटे पेड़ को कुचल देते हैं, ठीक है, और कोपलों को खा जाते हैं। अब चरवाहों के लिए अपने पशुओं को वन क्षेत्र में चराना बहुत कठिन हो गया था, ठीक है। उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा खोजना भी कठिन हो गया था और जंगलों में प्रवेश करने से पहले उन्हें सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती थी। और अगर वे समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाता था। अब देखो वो कितना मतलब उनके साथ एक तरह से भेदभाव हो रहा था, ठीक है, बिल्कुल मतलब चारों तरह से वो दब चुके थे। अब देखो अपराधी जनजाति अधिनियम, ठीक है, ये क्या है, तो देखो अंग्रेज सरकार खानाबदोश लोगों को संदेह की दृष्टि से देखती थी और उनके जो घुमक्कड़पन है, ठीक है, उसके कारण उनका अनादर करती थी, ठीक है। वे गांव गांव जाकर बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों को और रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारगाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश, ठीक है, बदल लेने वाले चारवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। इसलिए औपनिवेशिक सत्ता खानाबदोश कबीलों को अपराधी मानती थी, ठीक है। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, अपराधी जनजाति, ठीक है, अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। और इस कानून ने यहाँ पर आप देखो दस्तकारों, ठीक है, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया, ठीक है। वैध परमिट के बिना ऐसे समुदाय को अपने यहाँ पर आप देखो अधिसूचित गांव से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। आगे ग्राम्य पुलिस उन पर नियंत्रण मतलब निरंतर नजर रखती थी, ठीक है। और इस अधिनियम ने उन्हें क्या किया, कुदरती और यहाँ पर आप देखो जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, बताओ बेमतलब में, ठीक है। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप खानाबदोश समुदायों को उनके यहाँ पर आप देखो अधिसूचित गांव से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। आप देखो आपको कहा जाए कि आप अपने गांव से कभी बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, ठीक है। और उन्हें कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने का आदेश दिया गया और यह अधिनियम इन खानाबदोश समुदाय की घुमंत क्रिया पर बहुत घातक प्रहार था। अब उनका नेचर किस तरह का था कि वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर उन्हें एक ही जगह पे सिमेट दिया जाए तो कितनी गलत बात है, ठीक है। आगे देखो चराई कर, ठीक है, तो देखो चराई कर यानी कि अंग्रेज सरकार ने 19वीं सदी के मध्य में जो चराई कर की शुरुआत की, चराई कर यानी कि गाय भैंसों को चराने के बाद कर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा इसका राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया था। भूमि, नदी के जल, नमक, व्यापार, सामान और यहाँ तक कि पशुओं पर भी कर लगा दिया, ठीक है, टैक्स लगा दिया। किसी चराई क्षेत्र में घुसने से पहले किसी भी चरवाहे को अपना पास दिखाना पड़ता था, ठीक है, उनको एक पास दे रखा था और प्रत्येक पशु के लिए कर अदा करना पड़ता है। यानी कि तुम्हारे पास कितने भी पशु हैं, ठीक है, प्रत्येक के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितने पशु हैं उतने ज़्यादा इसके, ठीक है। क्या हुआ देखो, इसके पशुओं की संख्या और उसके द्वारा अदा किया गया कर उसके पास पर अंकित कर दिया जाता था, ठीक है। 1850 से 1880 के दशकों के बीच कर एकत्र करने की अधिकारों की ठेकेदारों में बोली लगा दी गई, ठीक है। अब ठेकेदारों को दे दिया ये काम और ये ठेकेदार चरवाहों से अधिक कर वसूलने की कोशिश करते थे। अब जब उनको दे दिया तो वो और मजे लेने लगे, ठीक है। 1880 तक सरकार चरवाहों से सीधे कर वसूलने लगी और अपनी आय बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिए और परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, चारवाहों में चरने वाले, ठीक है, चारगाहों में लिखो आपसे, ठीक है, जो चरवाहा थे उनको चारगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर के
के लिए कर देना पड़ता था। चरवाहों को उच्च दरों पर कर देने के कारण भी, ठीक है, बहुत नुकसान होता था, जो कि ठेकेदार अपने निजी लाभ के लिए उनसे वसूल करते थे, और यह उनके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक सिद्ध हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्रश्न 3 देखो, मासाई समुदाय के चारगाह उससे क्यों छीन गए। ठीक है, अब देखो इसका कारण बताना आप लोगों को। तो देखो, अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन स्थापित हो जाने के कारण मासाई समुदाय के चारगाह उनसे छीने गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा यहाँ पर आप देखो बंदिशों ने उनकी चारवाही एवं व्यापारिक दोनों ही गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया। आगे देखो, मासाई समुदाय के अधिकतर चारवाह उस समय छीने गए जब यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को 1885 में विभिन्न उपनिवेशों में बांट दिया। श्वेतों के लिए बस्तियां बनाने के लिए मासाई लोगों की सर्वश्रेष्ठ चारगाहों को छीन लिया गया और मासाई लोगों को दक्षिण केन्या एवं उत्तर, यहाँ पर आप देखो, तंजानिया के छोटे क्षेत्र में धकेल दिया गया। उन्होंने अपनी चारगाहों का लगभग 60% भाग खो दिया था और औपनिवेशिक सरकार ने उनके आवागमन पर विभिन्न बंदिशें लगाना प्रारंभ कर दिया। चारवाहों को भी यहाँ पर विशेष आरक्षित स्थान में रहने के लिए बाध्य किया गया और विशेष परमिट के बिना उन्हें इन सीमाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, जो सब चीज़ हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ी। क्योंकि देखो, मासाई लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर दिया गया था। ठीक है, उनको एक निश्चित क्षेत्र दे दिया था छोटा सा, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ चारवाहों से कट गए थे और ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। ठीक है, सूखा यानी कि जहां पर पानी की कमी हो जाती है। 19वीं सदी के अंत में पूर्व अफ्रीका में औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान समुदायों को अपनी खेती की भूमि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और जिसके परिणाम स्वरूप मासाई लोगों की चारगाहों खेती की जमीन में तब्दील हो गए। आगे देखो, मासाई लोगों के रेवड़ चराने के विशाल क्षेत्र को यहाँ पर आप देखो शिकारगाह बना दिया गया। उदाहरणतः कीनिया में मसाई मारा व सांबुक नेशनल पार्क और तंजानिया में देखो आप सेरेगनेट, ठीक है, पार्क। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था और वे इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को ही चरा सकते थे। 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला सेरेगनेट, यहाँ पर आप देखो सेरेनगेट, ठीक है, नेशनल पार्क भी मासाइयों के चारवाहों पर कब्जा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न 4 आपको दिया है यहाँ पर। आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चारवाह समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी और ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गडरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। अब देखो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे। क्योंकि भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों ही यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन थे, इसलिए उनके शोषण का तरीका भी एक जैसा ही था। आगे आप देखो, इसमें पॉइंट आपको पूछ दिए, भारत और पूर्वी अफ्रीका के चारवाह समुदाय खानाबदोश थे। ठीक है, और इसलिए उन पर यानी कि शासन करने वाली औपनिवेशिक शक्तियां उन्हें अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखती थी और यह उनके और अधिक पतन का कारण बन गया। ठीक है, आगे देखो, दोनों स्थानों के चारवाह समुदाय अपनी अपनी चारवाही कृषि भूमि को यहाँ पर आप देखो तरजीह दिए जाने के कारण खो बैठे। भारत में चारगाहों के खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए उन्हें कुछ यहाँ पर आप देखो चुनिंदा लोगों को दिया गया। जो जमीन इस प्रकार छीनी गई थी वे अधिकतर चारवाहों की चारगाहें थी। ठीक है, ऐसे बदलाव चारगाहों के पतन एवं चारवाहों के लिए बहुत सी समस्याओं का कारण बन गए। इसी प्रकार अफ्रीका में भी मासाई लोगों की चारवाहें श्वेत बस्ती बसाने वाले लोगों द्वारा उनसे छीन ली गई और उन्हें खेती की जमीन बढ़ाने के लिए स्थानीय किसान समुदायों को हस्तांतरित कर दिया गया। हस्तांतर यानी कि एक तरह से दे दिया गया। ठीक है, भारत और अफ्रीका दोनों में ही जंगलों को यूरोपीय शासकों द्वारा आरक्षित कर दिए गए और चारवाहों का इन जंगलों में प्रवेश निषेध कर दिया गया और ये आरक्षित जंगल इन दोनों देशों के अधिकतर उन क्षेत्रों में थे जो पारंपरिक रूप से खानाबदोश चारवाहों की चारगाह थे। आगे देखो, इस प्रकार दोनों ही मामलों में औपनिवेशिक यहाँ पर आप देखो शासकों ने खेती बाड़ी को प्रोत्साहित दिया जो अंततः, ठीक है, प्रोत्साहन दिया जो अंततः चारवाहों की जो चारगाह थे उनके पतन का कारण बन गई। ठीक है, तो क्लास 9 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। आप चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।